नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर, जिसमें हमने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देख लिया था। गिवन गुड्स, वेवलेंट गुड्स। इसके बाद में हमने देख लिया था ड्रॉबैक्स ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि इट इज़ नॉट मेजरेबल इन रियल टर्म्स, है ना। दूसरा पॉइंट है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव। तीसरा पॉइंट है कि ये अनरियलिस्टिक एजम्पशंस कर लेता है ना। तो ये 3 ड्रॉबैक्स हो गए। अब हम देखते हैं चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड देखने से पहले हमें लॉ ऑफ डिमांड पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। चेंज इन डिमांड देखने से पहले हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था पहले कि लॉ ऑफ डिमांड का जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो ऐसे है कि रिमेनिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, मतलब अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर देयर इज ए नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मतलब कि प्राइस और जो डिमांड है उसके बीच में, जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, या अगर प्राइस बढ़ गई चीज़ की तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर प्राइस घट गई तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। और साथ में कंडीशन क्या है कि अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर, क्या, अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर। तो यही लॉ ऑफ डिमांड होता है। अब लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफ है वो कैसे होता है, ये ऐसे होता है। आपको इसमें दिख रहा होगा लॉ ऑफ डिमांड का। एक तरफ इसमें जो वाई एक्सिस है उस पर प्राइस है, जो एक्स एक्सिस है तो उस पर क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। और जो डी डी डिमांड कर्व है वो क्या है, डी डी क्या है, डिमांड कर्व है। और ये कब है, जब अन्य बातें स्थिर रहती है। अब आप इसमें देखो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है, लेकिन प्राइस धीरे धीरे कम होगी अगर, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। तो मतलब ये जब आप एक ही कर्व पे अगर मतलब जाओगे, है ना, मूवमेंट अगर इस डी डी कर्व पे रखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, है ना। लॉ ऑफ डिमांड में ध्यान रखना, डिमांड कर्व एक ही होता है ना, दो नहीं होता है। जो डी डी डैश है ना, ये डिमांड कर्व, लॉ ऑफ अगर ये चीज़ हो गई ना, डी डी डैश, अगर जो डिमांड कर्व इससे इस पे डी डी डैश, डी डी से डी डी डैश पे शिफ्ट हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहेंगे फिर। तो जब अन्य बातें स्थिर होती है ना तो केवल एक ही डिमांड कर्व होता है, और जो व्यक्ति है वो इसी डिमांड कर्व पे मूवमेंट करता है ना। वो पहले जैसे मान लो प्राइस ज़्यादा होगी तो वो ऊपर रहेगा, फिर प्राइस कम हो गई तो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड में व्यक्ति एक ही डिमांड कर्व पे रहता है ना। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, जब क्या हो, अदर थिंग्स कांस्टेंट, मतलब अन्य चीज़ें स्थिर हो। अन्य चीज़ें में कैसी, जैसे दूसरी वस्तुएं जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनकी प्राइस, है ना, सेम हो, आदमी की इनकम नहीं बढ़े, आदमी के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज वही हो जो पहले थे, अब बदले नहीं, है ना। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वही रहे। तो ये सारी चीज़ें जब कांस्टेंट होती है तो आदमी केवल वो ही वस्तु खरीदता है जो वो खरीदने गया है। जैसे मान लो वो पार्ले जी बिस्किट खरीदने गया है ना, तो बाकी सारी चीज़ें जो आदमी की इनकम, जो अदर थिंग्स की प्राइस है वो कांस्टेंट रखी जाती है, ताकि आदमी सिर्फ पार्ले जी बिस्किट ही खरीदे, है ना। अब पार्ले जी बिस्किट की प्राइस बढ़ाने और घटाने पे इसकी क्वांटिटी, पार्ले जी बिस्किट की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यही बताता है लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे लॉ ऑफ डिमांड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि रिमेनिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, है ना। अब देखते हैं, अब देख लिया आपने, ग्राफ देख लेना। अब अपन देखते हैं इससे पहले वाला, चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड में क्या है, चेंज इन डिमांड में ऐसा है कि जब एक ही मांग वक्र, मतलब एक डिमांड कर्व पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं,
मतलब एक बिंदु से, मतलब मान लो पहले ऊपर था फिर नीचे आ गया, तो एक ही बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना लॉ ऑफ डिमांड को दर्शाता है, यानी मांग के नियम को दर्शाता है। क्योंकि इसमें अन्य बातों के समान रहने पर, है ना, क्योंकि अन्य बातें समान रहती है, केवल वस्तु की कीमत का प्रभाव ही उसकी मांग मात्रा पर यानी क्वांटिटी डिमांडेड पर देखा जाता है ना। और जब एक ही मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कोई इंडिविजुअल जाता है ना, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड मत लिखना, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, जब एक ही डिमांड कर्व पे एक व्यक्ति एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाता है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मतलब मांग में विस्तार हुआ है ना, मांग में विस्तार हुआ, मतलब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व के साथ मूवमेंट, है ना। तो इसको क्या बोल दिया? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि किसी वस्तु की प्राइस घटाने पे, है ना, क्या होगा यदि सभी चीज़ें स्थिर है, तो क्या होगा? एक्सपेंशन, प्राइस घट गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब सोचना, ध्यान रखना, देखो डिमांड नहीं बढ़ती है, जब प्राइस घटती है तो डिमांड नहीं बढ़ती है। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने यही बताया था कि प्राइस घटने पे डिमांड नहीं बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ध्यान रखना, मांग की मात्रा बढ़ती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, कि केवल वस्तु की कीमत का प्रभाव मांग की मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड पर देखा जाता है, डिमांड पे नहीं देखा जाता, क्वांटिटी डिमांडेड पे देखा जाता है। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर यदि प्राइस घटाई जाए या कम की जाए तो क्या होता है, तो वहाँ पे दो ही चीज़ होगी ऑप्शन में, या तो होगा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड यानी डिमांड का विस्तार हो गया, दूसरी चीज़ होगी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होगी? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान रखना, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ना कि इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कर दिया तो गलत हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अभी बताऊंगा इंक्रीज इन डिमांड कब होगा। ठीक है, तो प्राइस कम करने पे अदर थिंग्स जब समान रहती है तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन शिफ्ट ऑफ डिमांड, कि शिफ्ट ऑफ डिमांड क्या होता है। अब देखो, जब अपन तो जब अपन करते हैं अन्य बातें कांस्टेंट, तो एक ही डिमांड कर्व रहता है डी डी, और इस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होगा? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड मत कर देना। अब देखो, अन्य बातों के बदल जाने से या अन्य बातों के परिवर्तन का प्रभाव मांग वक्र के खिसकने के रूप में प्रकट होता है। कैसे? जैसे अन्य आदमी की इनकम बढ़ गई, अब वो पार्ले जी बिस्किट ज़्यादा खरीद रहा है, अब वो उतनी क्वांटिटी खरीद ही नहीं रहा पहले जितनी, क्योंकि इनकम बढ़ गई ना, इनकम बढ़ने के साथ आदमी चीज़ें ज़्यादा खरीद रहा है ना। मान लो उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, मान लो पार्ले जी बिस्किट वो अब खरीद ही नहीं रहा क्योंकि उसका टेस्ट अब, है ना, ओरियो, है ना, इन इसे मतलब महंगे महंगे बिस्किट खरीद रहा है ना, तो उसकी डिमांड का पर मतलब उस चीज़ की डिमांड पर प्रभाव पड़ रहा है उसकी ये अन्य बातें मतलब चेंज होने पर। तीसरी चीज़, मान लो ऑडियो वाले ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करे, पार्ले जी कोई खाए नहीं है, या वो कैडबरी सिल्क आती है वो पार्ले जी का, तो यही चीज़ें अन्य बातों के बदल जाने पर, है ना, ध्यान रखना। चेंज इन अदर थिंग्स, जब अदर थिंग्स में चेंज हो जाता है ना, ये सब चीज़ें मतलब आय, व्यक्ति की इनकम में, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज में, है ना, अदर थिंग्स की जो प्राइस होती है उनमें, इन सब में चेंज होने पर शिफ्ट इन डिमांड हो जाता है। मतलब डिमांड करो अब डी से डी डैश तक चला जाएगा। क्या चलाएगा? डी से डी डैश तक डिमांड कर्व चला जाएगा, है ना, क्योंकि अब अन्य बातें स्थिर हो गई तो डिमांड बढ़ गई। अब इस चीज़ को बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना, या इंक्रीज इन डिमांड। क्या? शिफ्ट इन डिमांड कर्व या इंक्रीज इन डिमांड।
ठीक है। अब इसमें क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ेगी, इसमें इंक्रीज इन मतलब डिमांड में ही वृद्धि होगी। तो यही चीज़ है, जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है तो उसको तो एक ही कर्व होता है, और जब एक ही कर्व पे इंसान रहता है तो क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब अन्य बातें बदल जाती है यानी अदर थिंग्स चेंज हो जाती है तो इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, समझ गए। इसके बाद है, अब एक और नोट है कि एक ही मांग वक्र मांग के नियम को सूचित करता है। मतलब तो सीधी सी बात है कि एक ही अगर कर्व होगा तो वो लॉ ऑफ डिमांड को इंडिकेट करेगा, क्योंकि अदर थिंग्स कांस्टेंट है जिसमें वस्तु की कीमत के अलावा उसकी मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व, उपभोक्ता की आमदनी, रुचि, अरुचि, जनसंख्या स्थिर रहते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं कि मांग का नियम, कि मांग का नियम केवल एक प्रवृत्ति का द्योतक है। मतलब केवल एक टेंडेंसी बताता है कि प्राइस कम होने पे प्राइस मतलब घटे, मतलब प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ जाती है। तो ये मेजरमेंट नहीं बताता कि भाई कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, ये चीज़ ये नहीं बताता। ये बस ये बताता है कि प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड घट जाती है चीज़ की, और प्राइस घटने पे उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए क्वांटिटेटिव न होके केवल क्वालिटेटिव लो है। क्या है, एक गुणात्मक नियम है, मतलब क्वालिटेटिव लो है। एग्जाम में ये आरपीएस से लिख रखा है ना, मतलब एग्जाम में पूछ चुके हैं ये चीज़। तो ये केवल क्वालिटेटिव लो है। तो मांग का नियम केवल क्या है, क्वालिटेटिव लो। लो ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव लो। फिर अब देखते हैं दो चीज़ों में डिमांड कर्व देखते हैं अपन। दो चीज़ों में डिमांड कर्व देखेंगे। पहली चीज़ है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी दो चीज़ें एक दूसरे की क्या है, सब्स्टिट्यूट है, यानी स्थापन है। मतलब एक की प्राइस बढ़ने पे तो आदमी दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को साथ खरीदते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी होती है जिनको साथ खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आप, जैसे टेबल के साथ चेयर होती है ना। मतलब दो चीज़ें जो ज़रूरी होती है, बिन एक दूसरे का मतलब बिना पूर्ण नहीं होती वो, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब। तो ऐसे एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में बहुत सारे हैं। जैसे चाय, चीनी, ये सब क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। मतलब चाय बनेगी तो चीनी तो डालेंगे उसमें, सीधी सी बात ही है। फिर तो चाय का मज़ा ही नहीं है, फीकी चाय तो कोई पीता ही है। तो अपन देखते हैं पहले सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में डिमांड करो। तो इसमें ऊपर की ओर होता है अपवर्ड स्लोपिंग टू राइट, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अच्छा, अपवर्ड स्लोपिंग की क्या होता है, और ये पॉजिटिव भी है, ध्यान रखना। ये पॉजिटिव डिमांड कर्व है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो नेगेटिव होता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, चाय और कॉफ़ी से, है ना। तो अब जैसे मान लो चाय है, चाय कॉफ़ी, यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी है। चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी है। मान लो दोनों की मतलब चाय मान लो 30 रुपये किलो आ रही थी, कॉफ़ी 50 रुपये किलो आ रही है, मान लेते हैं अपन। तो अब अपन मान लेते हैं कि भाई चाय की प्राइस कम हो गई, है ना। चाय की प्राइस कम हो गई तो अब लोग क्या करेंगे, जो पहले कॉफ़ी पी रहे थे, जो जो कॉफ़ी मतलब पहले जो कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, या जो चाय भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो क्या करेंगे, चाय को ज़्यादा खरीद लेंगे। तो जैसे ही प्राइस चाय की कम हुई वैसे ही कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो गई, क्योंकि अब लोग किस पे शिफ्ट हो गए, चाय पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि चाय की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो अगर अपन मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ दिया है उसमें ये कॉफ़ी की क्वांटिटी है और ये चाय की प्राइस है, ठीक है। वाई एक्सिस पे चाय की प्राइस है और ये जो एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड कॉफ़ी की है। तो अब जैसे ही मान लो चाय की प्राइस गिरेगी तो कॉफ़ी की डिमांड भी गिर जाएगी, तो ये ऊपर से पॉइंट बन जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे। देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट। जैसे मान लो ये चाय की प्राइस यहाँ पे है
है ना। तो यहाँ पे चीज़ पहले, और फिर कॉफ़ी की डिमांड ये थी, फिर मान लो चाय की प्राइस ये हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो गई, सीधी सी बात है। फिर और कम हो गई तो और हो गई। ऐसे अगर चाय की प्राइस बढ़ती जाएगी तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब चाय लोग बाग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब अगर ये चीज़ महंगी हो गई तो दूसरी खरीद लो, है ना। ये चीज़ महंगी हुई तो दूसरी खरीद लो, ऐसी चीज़ें होती है वो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। और जिनको साथ में खरीदते हैं वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब पूरक वस्तुएं। तो समझ गए, ये होता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डाउनवर्ड टू, क्योंकि उनको साथ खरीदते हैं। जैसे मान लो अपन जो बाइक, जो मोटरसाइकिल होती है और जो पेट्रोल होता है वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। बाइक चलाओगे, अभी तो खैर इलेक्ट्रिक आ गई, लेकिन अगर आप बाइक चलाओगे तो पेट्रोल भी चाहिए होगा आपको, हैं। अब जैसे मान लो, अब बाइक और ये इनमें डाउनवर्ड टू क्या होता है वो देखते हैं। तो इनमें डाउनवर्ड ऐसे होता है कि जैसे मान लो किसी आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, है ना। तो अब आपने तो खरीद ली मान लो, लेकिन अब आपको एक दूसरी बाइक और चाहिए, है ना। अब वो ज़्यादा प्राइस पे आ रही है, मान लो 30,000 महंगी आ रही है, तो अब आप खरीदोगे क्या, बताओ मेरे को। नहीं खरीदोगे ना, पहली बात तो ये मोटरसाइकिल नहीं खरीदोगे। तो मोटरसाइकिल नहीं खरीदोगे तो मतलब पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम हो गया। मतलब अब जब उस वो मोटरसाइकिल अगर आपके पास होती तो आप उसमें पेट्रोल डलवाते, है ना। लेकिन आप मोटरसाइकिल खरीद ही नहीं रहे तो पेट्रोल डलेगा कहाँ से। तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, मार्केट में पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। इसी तरह से अगर मोटरसाइकिल 20,000 रुपये सस्ती हो जाए तो क्या होगी, मोटरसाइकिल की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, है ना। वो डिमांड बढ़ जाएगी जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पेट्रोल डलवाएंगे उनमें, और जो पेट्रोल की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो यही यहाँ पे दिखाया गया, जब मोटर कार की प्राइस मान लो घटती है, यहाँ से ये मान लो प्राइस है, ये प्राइस है, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि प्राइस बढ़ गई। फिर धीरे धीरे घटती है तो फिर प्राइस घट जाती है, फिर और घटती है तो फिर पेट्रोल की मतलब और बढ़ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा मोटरसाइकिल खरीद पा रहे हैं। अगर इसी तरह से जब प्राइस धीरे धीरे बढ़ती है तो जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो भी धीरे धीरे घटता जाता है, क्योंकि मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहे। समझ गए। तो बस यही रीज़न है, बस ये समझने की बात है और कुछ नहीं। बस आप इनको समझ के करोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगी, रट्टा मार के करोगे तो फिर भूल ही जाओ। इसके बाद में देखते हैं, ये तो सीधी सिंपल सी बात है कि स्लोप ऑफ डिमांड का ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव ही होता है। क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि स्लोप ऐसा होता है, जब भी अगर ऐसे आए ना, जब भी कोई ऐसा ग्राफ बने तो ये हमेशा नेगेटिव होता है, और जब भी कोई ऐसा ग्राफ बने तो ये पॉजिटिव होता है। समझ गए। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ऐसे बना तो नेगेटिव, और अगर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बना, राइट की तरफ ऊपर जा रहा हो तो ये होता है पॉजिटिव। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आपका लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो छोड़ो, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को कंटेंट मिल जाए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता हो। ठीक है। जय हिंद।